तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2.23 की बीजूस, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि इसकी बीजूस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये हमारे पास ये सर्किट दिया गया है इसका, ये भी आपको पता है नॉन इन्वर्टिंग सर्किट है, क्योंकि इसकी देखें पॉजिटिव पोल पे इनपुट दी जा रही है। तो जब पॉजिटिव पोल पे इनपुट दी जाती है एक एम्पलीफायर के, तो वो एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। और उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है गेन का, 1 + Z2/Z1, क्योंकि हमने इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना जो कि गेन ही है असल में इसकी। तो लिहाजा इसके लिए मुझे Z2 और Z1 इसका निकालना होगा। और Z2 क्या होती है? Z2 बच्चों वो वाली इंपीडेंस होती है जो आउटपुट और इनपुट के दरमियान एम्पलीफायर की जो आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो वायर कॉमन पाई जाती है ना, उसकी जो इंपीडेंस होती है वो उसकी आउटपुट होती है, वो उसकी Z2 की वैल्यू होती है, ठीक है। और जो दूसरी इंपीडेंस रह जाती है वो Z1 होती है। तो ये हमारी Z1 है जो इनपुट के करीब है, ये पूरी Z1 है इस वायर की इंपीडेंस। तो देखो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ज़रा गौर से देखिएगा। ये मेरे पास इतनी इंपीडेंस है, पहले तो इन दोनों को देखा जाए। अब देखो मुझे कैपेसिटर की इंपीडेंस लिखनी है, ना कि कैपेसिटेंस लिखनी है। तो एक कैपेसिटर की इंपीडेंस बराबर होती है 1/S/C के, ये फार्मूला होता है, यानी कि 1/S इंटू उसकी कैपेसिटेंस। तो 1/S इंटू उसकी कैपेसिटेंस क्या है इसकी 4 माइक्रो, तो ये आ जाएगा 4 माइक्रो S, ऐसे आ जाएगा। तो ये इसकी इंपीडेंस हो गई। तो ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल में। देखो इन दोनों का एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है। तो पैरेलल में क्या होता है, वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे सम हो जाता है। तो मैं जी के नाम से इन दोनों का पैरेलल निकाल लेता हूँ, इन दोनों का पहले, ठीक है। क्योंकि मुझे Z1 निकालनी है तो पहले इन दोनों का पैरेलल चाहिए होगा। तो पैरेलल में क्या होगा, ऊपर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 600K मल्टीप्लाई बाय क्या है जिस इसकी इंपीडेंस से ज़रब खाएगी। ये ना कीजिएगा कि 4 माइक्रो एफ से ज़रब देने बैठ जाए, इंपीडेंस से ज़रब होगी और नीचे ये दोनों वैल्यूज़ जमा हो जाएंगी, 600K प्लस 1/4 माइक्रो एस, ये वैल्यूज़ नीचे जमा हो गई। तो देखें क्या हो सकता है, 4 1 बार 4 15 बार 60 होता है जितना मुझे याद है, 4 1 बार 4 15 बार 60। ये आप इसको ऐसे ही रहने दो, पता है क्यों, वो मैं आपको वजह बताता हूँ। देखें ये एज इट एज ही रहने दो, 600K ओवर 4 माइक्रो एस। अब ज़रा गौर कीजिएगा नीचे की तरफ, नीचे हम ले लेते हैं एलसीएम, 4 माइक्रो एस इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखें इसके बटे में कुछ भी मौजूद नहीं है, तो लिहाजा 4 माइक्रो ऊपर जाकर ज़रब हो जाएगा 600K के साथ, इस तरह से 4 माइक्रो एस पूरा इसके साथ ज़रब खा गया और यहाँ पे +1 ही आ जाएगा एज इट एज। अब देखो बच्चों बटे का बटा सेम है, यानी कि ये 4 माइक्रो एस ये इसके साथ काट सकता है, क्योंकि बटे का बटा कैंसिल हो जाता होता है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है जी। और मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, देखें Z = आ जाएगा 600K ओवर, अब ज़रा गौर कीजिएगा इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ कि इनको ज़रब देता हूँ कैलकुलेटर पे। देखें 600 के साथ ज़रब खा रहा है 4, फिर इसके साथ किलो भी और माइक्रो भी है, किलो माइक्रो ज़रब खा के क्या बना देते हैं, मिली बना देते हैं, क्योंकि 10 ये होता है 3 और ये होता है 10⁻⁻6। तो ये आप मल्टीप्लाई वैसे करके देख लो, फिर भी वही बात है, -6 माइक्रो का आ गया और +3 आ गया किलो का। तो ये देखो मुझे आंसर दे रहा है 2.4, यानी कि इसका रिजल्ट आ जाएगा 2.4। तो ये आ गया 2.4 और साथ में S मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये इस तरह से आ गया 2.4S+1। ये आ गई मेरे पास Z, यानी कि इन दोनों को उतार के एक इम्पीडेंस से काम चलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने किया बच्चों, कोई कहीं पे छुपा के नहीं किया, सब आपके सामने किया। अब जब इन दोनों को उतार के एक इम्पीडेंस लगा दी जाएगी इसकी जगह, इस तरह से देखें ऊपर 400 किलो हम लगा होगा, नीचे वो इम्पीडेंस लगी होगी जो कि Z के नाम से हमने रखी है। तो इन दोनों के दरमियान देखो सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन होगा। तो जब एक टर्मिनल दो रेजिस्टेंसेज या इम्पीडेंस के दरमियान कॉमन होता है तो वो आपस में सीरीज़ में होती है, तो सीरीज़ में वैल्यूज़ जमा हो जाती है। तो अब आप इनका Z1 निकाल लो, क्योंकि अब इनके बाद तो ये पूरी इम्पीडेंस निकलेगी ना इनपुट वाली साइड की, तो वो Z1 ही हमारा होगा। तो डेट्स वाई डायरेक्ट Z1 ही नाम दे दो अब इनको। तो देखो क्या होगा, 400K में जमा की जाएगी Z की वैल्यू जो कि आपके सामने ही है, 600K ओवर 2.4S+1। तो इनका एलसीएम लिया जाएगा जो कि आ जाएगा 2.4S+1। और ये देखो इसके बटे में कुछ भी है, तो ये पूरी रकम ऊपर जाके इसके साथ ज़रब हो गई, 400K इंटू आ गया 2.4S+1 और यहाँ पे है देखें प्लस, इसके बटे में सब कुछ मौजूद है, तो ये एज इट एज आ जाएगा 600K, ठीक है जी। ये हमारे पास टर्म कुछ ऐसे आ गई। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, चले करते हैं। Z1 = ज़रा गौर कीजिएगा, इसको मैं कैलकुलेटर पे ज़रब देता हूँ 2.4 को 400 के साथ। तो बच्चों ये मेरे पास आ रहा है 960 KS। किलो को आपने कुछ नहीं करना, उसको एज इट एज रहने दें। जब इससे ज़रब खाएगा ये देखो 400K आ जाएगा, 400K बच्चों देखो ये आया होगा 400K, 400K में जब 600 जमा किया जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा 1000K, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा 1000K और बटे में आपके सामने क्या चीज़ मौजूद है, 2.4
एस प्लस वन। अब इन दोनों में से देखो के को कॉमन निकाला जा सकता है, तो के आप कॉमन निकाल के रख लो, यानी कि किलो मीन्स 1000, ठीक है, क्योंकि ये बाद में काटा जा सकता है, हम थोड़ा इजी बना सकते हैं अपने क्वेश्चन को ऐसे। 960 ऐसा आ गया और साथ में आ गया प्लस, यहाँ पे देखो सिर्फ रह गया 1000 और बटे में रह गया 2.4 एस प्लस वन। आगे देखेंगे हमें क्या करना हुआ, जिस लिहाज से चलना हुआ उस लिहाज से चलेंगे। अब आती है बात बच्चों Z2 निकालने की। देखें Z2 के अंदर ये टोटल इम्पीडेंस है इस पूरी वायर की। तो देखो पहले ये इन दोनों का रिलेशनशिप चेक करते हैं। तो देखो ये दोनों आपस में पैरेलल में, क्योंकि इनका एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और एक टर्मिनल यहाँ पे, तो ये दोनों पैरेलल में हुए। तो आपको पता ही है इसकी क्या इम्पीडेंस आएगी, 1/SC यानी कि 1/4 माइक्रो एस आएगी। तो इम्पीडेंस पहले हम इनकी टोटल इम्पीडेंस निकालेंगे। पहले हमने Z के नाम से यहाँ पे निकाली थी, तो अब वो Z प्राइम के नाम से निकाल लेते हैं, फिर हम Z2 निकाल पाएंगे। क्योंकि पहले मुझे इतनी वायर की निकालनी पड़ेगी, इतनी वायर को उतार के मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो दो इम्पीडेंसेस लगी हैं वहाँ पे एक लगा के मैं काम नहीं चला सकता अपना। तो ये पहले मैं चीज़ चेक करूँगा। ऊपर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे सम हो जाएंगी, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा देखो 110 के ज़रबे 1/4 माइक्रो एस, ये आपके सामने मैंने निकाली थी यहाँ पे इम्पीडेंसेस की कैपेसिटर की, और बटे में ये जमा हो जाएंगी, यानी कि 110 के जमा 1/4 माइक्रो एस, ठीक है बच्चों। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, फिर से वही कहानी सारी जो मैंने आपके प्रीवियस में दिखाई थी कि ऊपर देखें नॉमिनेटर सेम और वो कट कुट गया, जैसे ऊपर अभी आपको दिखाया ये ऐसे है। नीचे मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो वो आ जाएगा 4 माइक्रो एस, ठीक है। अब इसके बटे में कुछ भी ना है तो 4 माइक्रो एस डायरेक्ट जाके 110 से ज़रब खा जाएगा, ऐसे 4 माइक्रो एस, ये ऐसे आ जाएगा प्लस 1, ये सेम एज इट एज आएगा। अब देखो ये दोनों बटे का बटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, और ये आ जाएगा देखो हमारे पास क्या 110 के ओवर, इसको ज़रब दे के देखते हैं, आपके सामने ही दूंगा कि 110 ज़रबे 4 ज़रबे 10⁻⁻⁻6, फिर है साथ में किलो भी, तो डेट्स बाय +3 भी होगा। तो ये आ जाएगा देखें 0.44 और साथ में एस भी था तो +1, ये ऐसे आ गया, ये आ गया आपका Z प्राइम। तो अब देखो ये आपने क्या किया, इन दोनों को उतार के एक इम्पीडेंस लगा दिया जो कि Z प्राइम है। तो अब फिर से यही कहानी होगी जैसे यहाँ पे हुआ था, 600 किलो ओम और Z प्राइम के दरमियान क्या रिलेशनशिप पाया जाएगा, सीरीज़ का, क्योंकि एक टर्मिनल सिर्फ कॉमन हो रहा होगा उन दोनों के दरमियान, तो डेट्स वाई ये दोनों जमा हो जाएंगी। तो अब Z2 हम डायरेक्ट नाम से निकालेंगे इम्पीडेंस, तो क्या होगा 600 किलो ओम में ये वाली वैल्यू Z प्राइम की वैल्यू जमा हो जाएगी, ये 110 के ओवर 0.44 एस प्लस 1। अब फिर से आप इनका एलसीएम ले लें जो कि आ जाएगा 0.44 एस प्लस 1। अब इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो ये पूरी रकम ऊपर जाके इससे ज़रब खा जाएगी, 600 के इंटू 0.44 एस प्लस 1, और साथ में आ जाएगा देखें 110 के। अब के इसमें से हम बच्चों यहाँ से भी के कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, के कॉमन ले लो, ठीक है। और अंदर देखो यहाँ पे 600 रह गया, यहाँ पे सिर्फ 110 रह गया, 600 को अंदर ज़रब दो तो ये बच्चों मेरे पास बन जाता है 264 एस, और ये आ जाएगा 600 में जब 110 जमा करूँगा तो कितना बन जाएगा 710, हाँ जी बिल्कुल 710 आ जाएगा, ठीक है 710, ये ऐसे आ गया आपके पास, और नीचे आपके सामने वही चीज़ है 0.44 एस प्लस 1, ये आपके पास टर्म बन गई। अब आपने वो फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है जो आपको नॉन इन्वर्टिंग का मैंने बताया, देखें आपके सामने करूँगा। G(s) में अब वोल्टेज गेन को बोलूँगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि यही हमारी ट्रांसफ़र फंक्शन का नाम है वैसे तो, V0(s) ओवर Vi(s), जिसका फार्मूला था हमारे पास 1 + Z2 ओवर Z1। ये फार्मूला बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट नीचे वैल्यू पुट करने वाला हूँ, Z2 ओवर Z1 इसका फार्मूला है। तो बच्चों ये ऐसे ही है, इसका यही मतलब है कि Z2 की जो वैल्यू है जो कि आपके सामने ही है, K इंटू 264S प्लस 7 and 10 ओवर 0.44S प्लस 1। ये रकम जो है बच्चों आपकी ये क्या हो रही है, ये Z1 की वैल्यू से डिवाइड हो रही है, यही है ना इसका मतलब, यानी कि Z1 इसको डिवाइड कर रहा है। Z1 की देखें ये रकम लिखी हुई है जो कि है K इंटू 960S प्लस 1000 ओवर 2.4S प्लस 1, ये रकम है, ठीक है जी। तो अब आपके सामने देखें सारा मैंने लिख दिया। अब मैं बच्चों क्या करता हूँ,
कि देखें इसको जब मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा दूसरी फॉर्म में, मतलब इसको मैं लिखना चाहूँगा जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो इनमें से बच्चों अभी मैं एक और किलो कॉमन निकाल सकता हूँ। कैसे देखें, इनको मैं हज़ार हज़ार से तकसीम करके बाहर एक और के निकाल सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन अब आप ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो अभी आप चलें इसको ऐसे ही रहने दो, या चलो इनमें से किलो किलो यार कॉमन निकाल लो, यानी कि इनको हज़ार से डिवाइड करवा के ना, इसको हज़ार से डिवाइड करूँगा तो ये क्या रह जाएगा, देखो इसको हज़ार से डिवाइड करूँगा, बाहर मैंने एक किलो कॉमन निकाल लिया। आपको समझ को नहीं आनी मुझे लग रहा है यार। देखो अगर हम किसी टर्म में से हज़ार कॉमन निकालना चाहते हैं तो उसका यही मतलब होता है अंदर वाली टर्म्स को हज़ार से तकसीम करना। तो मैं क्या करूँगा, इनमें से हज़ार कॉमन निकाल लूँगा, तो ये आ जाएगा ऐसे, देखो हज़ार के इंटू, यानी हज़ार इनमें से मैंने कॉमन लिया तो इनकी टर्म्स को मुझे हज़ार से तकसीम करना पड़ेगा। 264 को हज़ार से तकसीम करूँगा तो ये आ जाएगी 0.26100, बिल्कुल 0.264s, और ये आ जाएगा 0.71। ठीक है जी, ये ऐसे आ जाएगी, यानी देखो थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई है पहले से, और बटे में रह गया 0.44s प्लस 1। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई है, जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना हो तो बटे का बटा उलट जाता होता है, यानी ये टर्म ऊपर चली जाएगी और ये नीचे चली जाएगी, जो हमारी ऊपर थी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। यहाँ से भी बच्चों आप हज़ार कॉमन ले लो, हज़ार और साथ में के, अंदर वाली टर्म्स को हज़ार से तकसीम कर दो, उसको जब हज़ार से करेंगे ये आ जाएगा 0.96s, और दूसरी टर्म प्लस 1 रह जाएगी सिंपल, ठीक है, क्योंकि हज़ार ही है वो। तो देखो क्या होगा, देखो बच्चों ये हज़ार के से कट जाएगा, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करवाओ, तो देखो क्या आता है, g(s) इज़ इक्वल टू 1 प्लस, अब आपको पता है ये पहले टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये इसके साथ होगी, फिर ऐसे ये ऐसे आपस में मल्टीप्लाई होकर फिर सम आप एक करवाएंगे, ये वही आपने सारा काम यहाँ पे अब करना है। देखें मैं मल्टीप्लिकेशन करवाने लगूँ, 0.264s, इसको पहले 0.264 को मैं मल्टीप्लाई देता हूँ, 0.264 मल्टीप्लाई बाय 2.4, तो ये मेरे पास आ जाता है बच्चों 0.63 आ रहा है। तो वो आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, मैं सिर्फ 0.63 तक लिख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक लिख रहा हूँ इसको। 0.63s आ गया, जब इसने इसके साथ ज़रब खाई, सॉरी स्केयर आ गया, क्योंकि एस भी ज़रब साथ में है ना दोनों के, तो एस स्केयर हो गया। अब जब ये टर्म से ज़रब खाएगी तो ये सिंप्लीफाई ऐसे ही आ जाएगी, यानी कि 0.264s। उसके बाद देखो अब 0.71 ज़रब खाना स्टार्ट खाएगा। अब 0.71 जब इससे ज़रब खाएगा तो क्या आ जाएगा, 0.71 मल्टीप्लाई बाय 2.4, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाता है 1.7, तो ये आ गया 1.7, और ये साथ में s आ गया, ठीक है। और 1 की जब 1 से ज़रब खाएगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा 0.71। अब बच्चों आपको मैं बता दिया मैंने कैसे मल्टीप्लिकेशन किया, ऐसे ही मैं नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि पहले इसके साथ दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ ऐसे करूँगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा टाइम दें। हाँ तो बच्चों देख सकते हो ये आपके सामने हमारे पास ये टर्म आ गई है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे ताकि हमारी ओवरऑल गेन आ सके। देखें एलसीएम जब ओवरऑल ले लूँगा मैं तो क्या होगा, ये टर्म ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई खाएगी, क्योंकि एलसीएम आएगा ये वाली टर्म जो कि है 0.42 का एस का स्केयर, और इन दोनों को जमा करें तो देखते हैं कितना आता है, 0.44 प्लस 0.96, तो ये बच्चों आ जाता है 1.4, ठीक है। ये 1.4s आ जाता है, इन दोनों को जमा किया जाए तो ये देखो क्या आएगा, प्लस 1.4s, ठीक है। इन दोनों को जमा करने से आया और प्लस 1 साथ में आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो अब जब मैं इसका एलसीएम लूँगा यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का, तो देखो 1 के साथ ये सारी टर्म्स जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 0.42s स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 1.4s, फिर आएगा प्लस 1, ठीक है। और बाकी ये टर्म फिर ऐसे ही एज इट एज आगे आ जाएंगे, 0.63 एस का स्केयर, प्लस इन दोनों को मैं जमा करके आपको बताता हूँ कितना आता है, क्योंकि दोनों एस की टर्म्स हैं। तो ये बच्चों आ जाती है 1.96, यानी आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 कह सकते हो, 2s कह लो, ये 2s पूरा हो गया, ठीक है। और ये 0.71। अब एट दी लास्ट आपके पास एक रिजल्ट की इक्वेशन आएगी जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, g(s) इज़ इक्वल टू, इन सब को जमा करेंगे, जो एस स्केयर वाली है वो एस स्केयर में जमा होगी, ठीक है, सीधी सी बात है। 0.63 प्लस 0.4, तो ये मेरे पास आ जाता है 1.03 एस का स्केयर, ठीक है। उसके बाद ये एस वाली रकमें जमा होंगी जो कि बन जाएगा 3.4s। उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म्स जमा होंगी जो कि बन जाएगा देखो 1.71,
1.71। ठीक है, अब बटे वाली टर्म एज इट एज रहेगी और ये आपकी गेन आ गई और ये आपका रिजल्ट था इसका बीज उसका। ये थोड़ी इशारिये की फॉर्म में काफ़ी हमें कह लें तंग करती है ऐसी टर्म्स को कैलकुलेशन में। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते रहना पड़ता है, दिमाग ख़राब होता है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया जी इसकी गेन का। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।